ओके देन, तो अब यहाँ पे तुम्हारे पास में प्रीवियस लेक्चर के जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे एज इन 3, 5, 7, 9 एंड 10, उनके यहाँ पे आंसर्स अभी तुमको मैं दे रहा हूँ. नोट डाउन दोज आंसर्स एंड चेक विथ योर वंस एंड सी इफ देयर इज सम मिस्टेक और व्हाट. जो भी मिस्टेक होगी या जैसा भी होगा उसको एनालाइज करो और उसको देखने की और नोटिस करने की कोशिश करो कि कहाँ तुम्हारी मिस्टेक हो रही है. और अगर समझ में नहीं आता है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. नोट डाउन द आंसर्स क्विकली, फिर अपन मूव ऑन करेंगे अपने आज के सेशन के साथ में. अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं अभी थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ. अभी तो तुमको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए. तो उसमें से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था तो उसी के बेसिस पे बताया बस. फिर ये क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज ट्रिकियर वन. अगर वो तुमको नहीं भी जमा है तो डोंट गेट डीमोटिवेटेड और समथिंग कि तुमको आता नहीं, ऐसा मत सोचना. इट इज ए ट्रिकी क्वेश्चन. फील फ्री टू आस्क मी, तभी वो तुमको गारंटी से आने लगेगा. जब तक कि तुम पूछोगे नहीं तब तक कि नहीं समझेगी कोई भी चीज. ठीक है ना? ओके. और ये 10th का आंसर. सो अज्यूमिंग तुमने सारे आंसर्स नोट डाउन करके कंपेयर कर लिए होंगे. जिनके राइट आए वेरी गुड, जिनके कुछ गलत आए कोई बात नहीं. सीखने का टाइम है. गलतियां होती रहेगी. गलतियों को सुधार के उसको रिपीट ना करना वो तुम्हारा टास्क है और वही हम यहाँ सीखते हैं. ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं. अभी आज अपन अपना जो टॉपिक है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आगे फर्दर एक्सपांड करेंगे. अपन आगे फर्दर जाएंगे एक कदम आगे, ये सीखने के लिए और समझने के लिए थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या. उसके पहले जरा मेरे साथ थोड़ी देर एक बात पे अपन डिस्कस करते हैं. वो क्या बात है, वो क्या है, सब यहाँ पे मैं अपन डिस्कस कर लेते हैं. कल अपन ने एक बार, मैं तुमको जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं. अपन ने कल क्या देखा, लास्ट वीडियो में अपन ने क्या देखा, आई मीन टू से लास्ट वीडियो में ऐसा क्या था अपन ने देखा लास्ट वीडियो में थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अपन ने लास्ट वीडियो में देखा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये होता क्या है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन? सर आपने तो बताया थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वो चीज है अगर मैं मेरे पास्ट डेटा को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और अगर मैं उस पे कोई मैथमेटिकल मॉडल अप्लाई कर दूं तो वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. सिंपल एज दैट. पर प्रॉब्लम यहां पे नहीं है. प्रॉब्लम यहां पे है कि मैंने मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वरायंस, कोवरायंस, ये इतने सारी चीजें मैंने पढ़ी है. ये सब भी तो मैथमेटिकल मॉडल ही है. इसमें क्या फर्क है इस कंपेयर टू दिस? ऐसा क्या एक फैक्टर है जो अपने को यहां पे सीखने पड़ रहा है, जो अपन ने पहले सीख चुके हैं उसका यूज नहीं करने को बोल रहा है? ऐसा क्या फैक्टर है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अपने को बोलता है कि नहीं तुम मेरे को पढ़ो, मेरे को सीखो, मेरे को समझो ताकि तुम उसको यूटिलाइज कर सको? तो उसके लिए अपन ने पढ़ा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अपन ने पढ़ा उसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये क्या था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? हम क्यों प्रोबेबिलिटी की बात की डायरेक्ट? हमने बाकी कोई चीजों की बात क्यों नहीं की? हमने नॉर्मल डेटा की बात क्यों नहीं की? हमने कंटिन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, जो भी सीरीज है उसकी बात क्यों नहीं की हमने? हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्यों आए? व्हाई देयर इज ए नीड ऑफ दिस? प्रॉब्लम इज कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ते हैं तब हमने ये बोला कि जो भी हमारे पास में पास डेटा है मैं उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके मैथमेटिकल मॉडल लगा लूं तो मेरे को जवाब मिल जाएगा. भाई मैथमेटिकल मॉडल तो पिछले चैप्टर्स में भी पढ़े अपन ने, हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं. यहां पे क्या नया है? यहां पे एक चीज ऐसी नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको कहूं कि भाई मेरे पास में एक कॉइन है जो मैंने टॉस किया 10 टाइम्स. ठीक है, मैंने टॉस किया 10 टाइम्स, कोई बात नहीं. एक बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, 3 बार किया, ऐसे 10 बार किया मैंने टॉस. और सवाल ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स? मेरे को बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स. तुमने बोला भाई ठीक है, पहली बार कॉइन टॉस किया हेड, दूसरी बार किया टेल, तीसरी बार किया हेड, चौथी बार किया टेल, पांचवी बार टेल, छठवीं बार हेड, सातवीं बार टेल, आठवीं बार टेल, नौवीं बार टेल और 10वीं बार हेड.
बताओ बड़ा कितने हेड है? 1 2 3 4 ही हेड आए और बाकी तो 6 टेल आए। दूसरी बार फिर से किया, टेल 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 हेड हेड टेल हेड हेड टेल हेड। कितने हेड आ गए? 1 2 3 4 5 ही हेड आए। अरे भाई ऐसा कब तक ये करोगे तुम? ये क्या कर रहे हैं अपन ये चांसेस निकाल रहे, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि हेड 7 बार गिरने के कितने चांसेस है। 10 बार अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं तो मेरे पास में कितने चांसेस है जिसमें मैं हेड ला सकता हूं। तो तुमने बोला कि भाई ठीक है ना, मेरे पास में ऐसा डेटा मेरा क्रिएट हो रहा है और जितने बार मेरे को ऐसा देखना है, मेरे को करते करते जाना, मैं पहला एक्सपेरिमेंट करूंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मैं करते जाऊंगा एक्सपेरिमेंट जब तक कि मेरे को 7 हेड नहीं आते। और मैं चेक करूंगा कि मैंने 100 अगर बार एक्सपेरिमेंट किया तो ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट्स थे जिनमें 7 हेड्स आए। कितना लंबा प्रोसीजर है। प्रोबेबिलिटी में क्या सीखा तुमने कि भाई एक कॉइन टॉस किया है, 2 कॉइन टॉस किया है, 3 कॉइन टॉस किया है, बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अरे कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितनी सिंपल बात है। एक कॉइन टॉस किया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना रहेगा? 1/2, क्योंकि आउटकम 2 रहते। 2 टॉस किया तो फिर भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी बात कर रहे हैं अपन, हेड आने की। तो 2 टॉस किया तो हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। तो बताओ ये 1, ये 2 और ये 3 ही प्रोबेबिलिटी है, 3 ही चांसेस है। कितने में से? 4 में से हेड आने के चांसेस तो 3 है ना, हेड आने के चांसेस 3 है। कितने में से? लेकिन 4 आउटकम में से 3 टॉस किया तो अकॉर्डिंगली। सवाल यहां पे नहीं है, ये इतना छोटा है कि अपन लिख के भी बिना सोचे कर सकते हैं। सवाल यहां पे आ रहा है, प्रॉब्लम तुमको यहां जा रही है कि इतना बड़ा डेटा है, इतनी बड़ी प्रोबेबिलिटीज है तुम्हारे पास में, और अब तुमको उनकी प्रोबेबिलिटीज के ऊपर ये डिसाइड करना है कि भाई ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसे कितने चांसेस है जिसमें कॉइन को 10 दफा में अगर टॉस करूं तो मेरे को 7 हेड ही मिलेंगे। प्रॉब्लम वहां पे था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हो रहा है और जब बड़े डेटा का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तब इस्तेमाल किया जाता है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर तुम ये बोलना चाहते हो कि जब प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है और बड़े स्केल पे आ रही है बात, तब हमको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है। यस, क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपने को मैथमेटिकल मॉडल्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं, अपन एनालाइज करते हैं, अपन चांसेस निकालते हैं वो चीज का जो अपने को पूछी गई है। जैसे क्या? जैसे ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, एक कॉइन टॉस 10 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स। भाई बताओ 7 हेड्स गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तुम क्या करोगे? जो तुमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था वो ये पढ़ा था, ट्रायल एंड एरर मेथड बोलो या लिखो, वो फॉर्मूले अप्लाई करो, छोटे छोटे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले अप्लाई करो। कितना बड़ा जाएगा तुमको अंदाजा भी है? ये एक तरीका हो गया, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट। ये ऐसे 2-3 ऐसे एक्सपेरिमेंट चलते जाएंगे जब तक कि 7 हेड्स मिलते नहीं। और एक्सपेरिमेंट और करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि भाई मैंने इतने एक्सपेरिमेंट किए तो मेरे को अब पता चला कि इतने एक्सपेरिमेंट्स में से इतने चांसेस है मेरे 7 हेड आने के। कितना लंबा जाएगा वो प्रोसीजर। पर ये प्रोसीजर को शॉर्ट कर देता है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत महत्व है, प्रोबेबिलिटी का बहुत महत्व है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से हमको छोटी छोटी प्रोबेबिलिटीज निकालना समझ गया, छोटे छोटे इवेंट्स को कैलकुलेट करना, इवेंट्स के चांसेस निकालना समझ में आ गया। लेकिन अगर इवेंट्स बहुत बड़े हैं, इवेंट्स फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, ये यहां पे 10 टाइम्स रिपीट हुआ टॉस, कॉइन का टॉस 10 टाइम्स, वहां पे प्रोबेबिलिटी में तुमने क्या देखा? एक बार टॉस हुआ, 2 दफा टॉस हुआ, 3 दफा। एक छोटी छोटी बात पे पढ़ा तुमने प्रोबेबिलिटी, एक आइडिया मिले तुमको प्रोबेबिलिटी है क्या। लेकिन जब लार्जर स्केल पे आए, जब ये पता चला कि अपने को फाइंड आउट करना है कि एक साल में एक डिसीज से पूरे वर्ल्ड में कितने लोग मरने के चांसेस है, तब तुम शॉक हो गए। तुमने बोला भाई ये प्रोबेबिलिटी से करने बैठेंगे तो सुबह की रात हो जाएगी, कैसे पॉसिबल होगा। तब ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन काम में आता है, तब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन काम में आती है। जो तुमने प्रोबेबिलिटीज निकाली ना हर एक केस के लिए, हर एक ट्रायल के लिए, हर एक इवेंट के लिए, उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन करके उस पर अगर मैथमेटिकल मॉडल लगा लो भैया, तो तुमको पता चल जाएगा कि क्या चांसेस है वो चीज होने ना होने के, क्या चांसेस है वो चीज होने और ना होने के। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे सर अपन क्या कर रहे हैं,
अपन डिस्कस कर रहे हैं थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे से अपन जंप करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं तुमको लेके जा रहा हूँ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। अपन ने जो कल देखा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी, दूसरी बात करी हमने मीन निकालना, वेरिएंस निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, इसके अलावा कोई और बात करी नहीं। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का फाउंडेशन ही ये है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को यदि तुम समझ गए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करना अगर तुम समझ गए, प्रोबेबिलिटी निकालना तुम समझ गए हर एक इवेंट्स की, उतने ट्रायल्स के लिए तुम्हारा काम आसान हो गया। बड़े बड़े इवेंट्स के लिए भी, बड़े बड़े नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए भी तुम वो कैलकुलेट कर सकते हो चांसेस। तो वो चीज है जो हम यहाँ पे समझेंगे आज। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने को ये जो गिवन, ये मैं फिलहाल जो अपने जो लिखा है वो मैं डिलीट कर देता हूं यहाँ पे। ओके चलो, मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं n इक्वल टू 10। मैंने क्या बोला, ये 10 टाइम्स कॉइन टॉस हो रहा है, तो मैंने उसको n दे दिया। n मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स। n क्या हो गया मेरा, नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये तुमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं लिख रहा हूं ये सिर्फ सुनो तुम, ये तुम्हारे सुनने के लिए। थियोरेटिकल सब कुछ इसमें गिवन है तुमको, और जब जहां मैं बोलूंगा वहां पे लिखने की भी जरूरत पड़ेगी, लिख लेंगे। ये सब गिवन है तुमको थ्योरी में, देखो एकदम अच्छे से। इसकी प्रिंट आउट निकाल के बैठ जाओ तुम मस्त, तुमको कोई टेंशन नहीं है। अभी कुछ मत लिखो, अभी सिर्फ सुनो मेरे को क्या बोलने का है। मेरे को तुम्हारे दिमाग में जो चीज प्लान करनी है वो प्लान करने दो अच्छे से, आगे की बात अपन आगे करेंगे। तो मैंने बोला n इक्वल, अपन क्या कर रहे हैं अभी, अपन इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय सम न्यू अप्रोच, सम न्यू मैथमेटिकल मॉडल्स जो अपने पास में प्रेजेंट है, उसके थ्रू अपन उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी, 7 हेड्स आने की। किसमें से, एक कॉइन को अगर मैं 10 दफा टॉस करूं उसमें से। समझ में आया प्रोसेस क्या चल रहा है। प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी का ही एक्सटेंडेड पार्ट है ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी में तुमने छोटी छोटी इवेंट्स की बात की, यहां पे उन्हीं इवेंट्स के नंबर ऑफ रिपीटेशंस अगर हुए तो क्या होगा, तो क्या चांसेस रहेंगे उस चीज होने या ना होने के, उसकी बात करेंगे। तो जैसे कल मैंने तुमको बोला कि ये 7 हेड्स हो रहे हैं, मतलब अपन ये सक्सेस की बात करें, ये अपने लिए सक्सेस है। 7 हेड्स गिरेंगे, ये अपने फेवर की बात हो गई। जो अपने फेवर की बात हो गई वो सक्सेस की बात हो गई, और जो अपने अगेंस्ट हो रहा है वो हो गया फेलियर, वो हो गया फेलियर। तो अपना सक्सेस को मैं बोल देता हूं, चलो लेट्स एग्जांपल ले P। 7 हेड गिरना है, मतलब मेरा R जी कितने टाइम गिरना चाहिए हेड, 7 टाइम्स। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 हो गए, R मेरा क्या हो गया, कितने बार वो हेड गिर रहा है वो कैलकुलेट करना। P क्या बोल रहा हूं मैं, P बोल रहा हूं मैं, अरे क्यों लिखा है फिलहाल, P की बात कर रहे। P क्या बोल रहा हूं मैं, P डिनोट सक्सेस। मेरे को बताओ एक कॉइन टॉस करने में हेड आने के सक्सेस कितने रहेंगे, एक, कितने आउटकम में से, 2 आउटकम में से, बरोबर है ना। ये तो सबको ही पता है कि भाई सक्सेस, हेड आने के सक्सेस कितना है, एक ही सक्सेस है। 2 आउटकम में से एक तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। अपने को चाहिए हेड, 7 हेड चाहिए, वो तो जाने दो, वो तो आगे की बात है। पर हेड आने का, हेड आना ये सक्सेस है अपने लिए, और हेड नहीं आना ये फेलियर है अपने लिए। तो जो सक्सेस है मैंने उसको P से डिनोट किया, सक्सेस। ये सब आगे है लिखा हुआ, पर फिर भी यहां पे एक बार सुन लो। और सक्सेस क्या डिनोट कर रहा है कि ये हेड का सक्सेस डिनोट कर रहा है वो P। तो भाई हेड आने के चांसेस कितने, एक कॉइन टॉस करने में, एक, कितने में से, लेकिन 2 में से एक हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है, उसमें से एक हेड आएगा। तो फेलियर के कितने चांसेस है, ये फेलियर मतलब टेल आने के। अब ये मेरे पास में डेटा कलेक्ट हो गया है, अब मैं क्या करूंगा, ये डेटा के थ्रू मैं कुछ फॉर्मूलाज यूज करूंगा, और मैं फॉर्मूला के थ्रू कुछ ऐसे मैथमेटिकल मॉडल्स मेरे पास में अवेलेबल है जिसके द्वारा मैं इसको सॉल्व करूंगा और मेरे को आंसर मिल जाएगा चुटकी में। वो फॉर्मूला में यहाँ पे लिखूं तो तुम थोड़ा डर जाओगे, पर मैं लिखता हूं। अपन क्या निकाल रहे, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, किसकी, 7 हेड्स की ना। तो ये 7 हेड्स को मैं नाम दे देता हूं x। हर बार क्या 7 हेड लिखते रहेंगे, x P to the power R, Q to the power n minus R, NCR। ये सबको मालूम है, ये सबको मालूम है। ये एक नया कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए, पर वो अपने को ये नहीं ध्यान देना है अभी। अपने को ये फॉर्मूला कहां से आया उस पर नहीं विचार करना है अपने को।
ये क्यों नहीं मिट रहा है? ओफो, इसका मन नहीं है मिटने का। भाई मिट जा और आ जा। हाँ, अपना फिलहाल ये विचार नहीं है कि ये इस पे ध्यान देना है अपने को। हाँ, अपना विचार ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। तो ये है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस में 3 अलग अलग टाइप्स है। पहला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या सर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 3 मैथमेटिकल मॉडल प्रोवाइड कर रहा है अपने को? जी हाँ। कौन से 3 मैथमेटिकल मॉडल है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये मैथमेटिकल मॉडल है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से अपने को एक ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जिसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं बड़े इवेंट्स की। जैसे ये हो गया फॉर एग्जांपल। और क्या निकाल सकते हैं? म्यू निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं? सिग्मा स्क्वायर निकाल सकते हैं। और क्या निकाल सकते हैं? सिग्मा निकाल सकते हैं। मैंने बोला था कि अपन ने कल थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू, सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा तो निकाला ही था, ये सीखा ही था। ये फाउंडेशन है, ये बेस है, ये तीनों जगह काम में आएगा। ये यहां पे भी काम में आएगा और ये यहां पे भी काम में आएगा। इसलिए तो पहले इसको पढ़ के रख लिया अपन ने। फॉर्मूला सेम रहेगा कि एग्जैक्टली? नॉट नेसेसरी, बट कॉन्सेप्ट तो वैसे ही रहेगा। मीन आएगा ही आएगा, वेरिएंस आएगा ही आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा ही आएगा। फॉर्मूला भी लगभग मिलता जुलते रहेगा, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो खैर यहां पे एक अलग फैक्टर है जो अपने को निकालना है, एंड दैट अलग फैक्टर इज ये प्रोबेबिलिटी। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अपन एक उसका खुद का एक स्पेशल फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके थ्रू हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? ये 7 हेड्स की। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक फॉर्मूला है उसका खुद का स्पेशल। वो फॉर्मूला अपने को डील करके देता है किससे? प्रोबेबिलिटी निकालने से। लेकिन किसकी? ये 7 हेड्स की शायद। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक स्पेशल फॉर्मूला है उसका प्रोबेबिलिटी निकालने का। किसकी? यही 7 हेड्स की। तो ऐसे जब बड़े इवेंट्स कुछ आते हैं तो उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालना थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ये अपने को पता चलेगा। ये 3 अलग अलग मेथड्स के अंदर, 3 अलग अलग मॉडल्स के अंदर। तो ये कैसे मॉडल्स है, कब कौन सा सवाल किसमें यूज करना है? ये सवाल जो तुम देख रहे हो ये बाइनोमियल में यूज करना है, पॉइसन में यूज करना है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करना है? ये तो बड़ा सवाल है, यही तो बड़ा नया अपने लिए मैटर है ना। अपने लिए क्या है वो? एक हर्डल, एक टास्क कि भाई ये जो क्वेश्चन है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपना, उसने क्या कर दिया? उसने अपने को मैथमेटिकल मॉडल दे दिए 3 और बोला अब तुम इस सवाल का जवाब निकाल सकते हो। भाई ये अपना काम है ये सोचना और समझना कि ये क्वेश्चन को मैं किसके थ्रू सॉल्व करूं, कौन सा क्वेश्चन किसके अंदर लाई करता है, कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज कैसी है। तो पहला मुद्दा ये कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दूसरा मुद्दा ये कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपने को प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए 3 अलग अलग स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और अब अलग अलग तीनों को पढ़ने के बाद में तुमको समझ में आएगा कि बाइनोमियल कब यूज करना है, पॉइसन कब यूज करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करना है। हर एक की अपनी स्पेशलिटी है। कैलकुलस जब पढ़ रहे थे अपन तब उसमें सिर्फ डेरिवेटिव ही नहीं पढ़ा, सिर्फ लिमिट ही नहीं पढ़ा, सिर्फ इंटीग्रेशन ही नहीं पढ़ा, तीनों पढ़ना पड़ा। तब जाके अपना कैलकुलस का पार्ट खत्म हुआ, एक चैप्टर नंबर 8 खत्म हुआ। जब ये 3 चीज पढ़ी तब जाके चैप्टर नंबर 8 खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि तीनों मिला के एक है। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी तीनों मिला के एक है। फर्क इतना है कि तुमको एनालाइज करना है कौन सा कब इस्तेमाल करना है। बैट्समैन ओपनिंग करेगा क्योंकि वो ओपनर रहेगा, क्योंकि वो बैट्समैन है। बॉलर ओपनिंग करेगा बॉलिंग का क्योंकि वो बॉलर है। विकेट कीपर विकेट कीपिंग करेगा क्योंकि वो विकेट कीपर है। उसी हिसाब से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाएगा जब एक क्वेश्चन, जब एक टाइप का सवाल आएगा, जब एक टाइप का टास्क आएगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तब आएगा जब एक स्पेसिफिक टाइप का टास्क आएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तब आएगा जब एक स्पेसिफिक टास्क आएगा। कब कौन सा टास्क आएगा, कब कैसा टास्क आएगा, अब अपन वहां पे जा रहे हैं। तो यहां पे एक बात ध्यान रखो, एक बात तुमने समझ ली है कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन अपने को प्रोबेबिलिटी जब आता है, प्रोबेबिलिटी के लिए काम में आता है। प्रोबेबिलिटी के लिए काम में आता है। जब प्रोबेबिलिटी बड़े इवेंट्स की आदमी लग गई ना, तब थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जन्म हो गया, ऐसा समझो तुम। तो अब अपन यहां से जरा शिफ्ट हो रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे।
अब अपन लोग आ गए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। थ्योरेटिकल से अब अपन नीचे उतरे हैं उसके मेन मुद्दे के ऊपर, जो कि है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? तुमको एक चीज पता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन तुमने तुम्हारे स्कूल में पढ़ा रहेगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर इज नथिंग बट बाइनोमियल एक्सपांशन। बाइनोमियल एक्सपांशन, बाइनोमियल ये चीज आई है मैथ्स में, आई गई है स्टैटिस्टिक्स में, जस्ट फॉर द सेक ऑफ परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के लिए। जब तुम्हारे टास्क इतने बड़े हैं, जब तुम्हारे इवेंट्स इतने बड़े हैं, जब उनके कैलकुलेशंस की बात आती है, जब अपन कैलकुलेशन करना समझ जाते हैं उन बड़े बड़े इवेंट्स का, इतना कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाता है, उसको शॉर्ट करना ये होता है बाइनोमियल का काम। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपने को हेल्प करता है बड़े बड़े कैलकुलेशन करने में। क्या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी कोई करता है? हाँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी? हाँ। पर उनका अलग अलग काम है। बाइनोमियल का भी अपना काम है। जैसे बाइनोमियल का यहाँ पे काम आ गया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मदद नहीं करता, इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हैं। इसका फॉर्मूला भी था, वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, वो a टू द पावर n b टू द पावर 0 वो NCN रहता है, वो पूरा आता है, वो फॉर्मूला आता है, वो उसको बाइनोमियल एक्सपांशन बोलते हैं। खैर, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको पढ़ना कैसे है, उसका काम क्या है, उसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका तो जवाब आ गया। वाई वी स्टडी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जवाब है अपने पास में, क्योंकि अपन प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही देख रहे हैं। ये है ऐसा सवाल, क्यों पढ़ रहे भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बड़े बड़े प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए, एक बड़े इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, वो अपन अब समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे अब तुम्हारा स्टार्ट होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तुम सीढ़ी से एक स्टेप अभी ऊपर चढ़ गए हो, नीचे नहीं उतरे, और पहले तो बेस तैयार किया, बेस जमीन के अंदर जाओगे क्या, बेस तैयार हो गया है। अब फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हो तुम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर अगले टाइम पे तुम सेकंड फ्लोर पे जाओगे पॉइसन, और अगले टाइम पे जाओगे थर्ड फ्लोर पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आ जाओ फिलहाल फर्स्ट फ्लोर पे आ जाओ फिलहाल। ठीक है, एक ओवरव्यू देख लिया बिल्डिंग का तुम्हारे, कि कैसे तुम्हारी बिल्डिंग फॉर्म हो रही है। ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग, जो बोलेंगे अपन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिधर सब पिलर गड़े हुए हैं, जो तुम्हारे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर को होल्ड करेगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहला फ्लोर है। ठीक है, चलो आ जाओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बड़ी ब्रीफ में बताऊंगा तुमको कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके अलग अलग पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स में तुमको बता के मैं ब्रीफली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म कर दूंगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पे जंप करेंगे अपन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, क्यों यूज करना है, उसका काम क्या है, ये मैं बता दूंगा 4-5 पॉइंट में, बड़ी ब्रीफली। डिटेल तुमको चाहिए, ये रही पूरी डिटेल है यहां पे तुम्हारे पास में, भर भर के डिटेल लिखा गया है इसमें। कोई दूसरी टेक्स्ट बुक की तुमको जरूरत नहीं, अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल पढ़ोगे। मॉड्यूल का ही पूरा कंटेंट नहीं है इसमें, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को तो गारंटी भी नहीं है कि मॉड्यूल का कंटेंट पूरा है कि नहीं है मॉड्यूल रिलेटेड ही है, पर मॉड्यूल तुमको पढ़ना है, पर ये भी पढ़ना है। पहले ये पढ़ो, पूरा समझ लो, मेरे लेक्चर सुन लो, समझ लो, मेरे इसमें की प्रैक्टिस कर लो, मॉड्यूल पे जंप करो, सब अपने आप आने लगेगा। दिमाग यूज करो, कॉन्सेप्ट यूज करो, सब आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो खैर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हम उस पर आ जाते हैं। बड़े ब्रीफ में बताऊंगा मैं तुमको, 8-10 पॉइंट में, 5-6 पॉइंट में जो भी है। बाकी ये पूरी थियोरी यहाँ पे तुम्हारे लिए लिखी हुई है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ, वो कुछ पॉइंट समझ में नहीं आता है, सिर के ऊपर से जा रहा है, कोई चिंता नहीं करना, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, डरना नहीं, टेंशन नहीं लेना कि भाई मेरे को तो समझा ही नहीं है कुछ भी नहीं होगा। ये पूरा इंट्रोडक्शन से लेके सब कुछ है ये थियोरी के अंदर। और मैं गारंटी देता हूं, यहां पे अगर तुम्हारी लेक्चर में कोई चीज मिस हो गई होगी, या तुम्हारा ध्यान नहीं रहा होगा, या कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा बिचक गया होगा, और उस वजह से तुमको समझ में नहीं आई कोई चीज आगे, टेंशन मत लो। जब तुम ये पढ़ोगे थियोरी पूरी, अपने आप सब समझ में आ जाएगा, पूरी डिटेल में गिवन है थियोरी। ठीक है, चलो तो आ जाओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे। मैं अब यहाँ पे लिखना चालू कर देता हूँ। कहाँ लिखे भैया अपन, थोड़ा ऊपर ही लिखे क्या, ऊपर ही लिखते चलो, फिर बाद में, क्योंकि वहां पे अपन एग्जाम्पल सॉल्व, अच्छा नहीं चलो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, इधर एग्जाम्पल्स थोड़ी सॉल्व करने अपने को। तो आ जाओ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्सिव निकालते हैं ना, उनके लिए
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास में अपने को देता है प्रोबेबिलिटीज कोई भी इवेंट की निकालने के लिए। फ्रीक्वेंटली कोई चीज़ बड़े टाइम के लिए हो रही है तब अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। जैसे कि ये अपना एक सवाल यहाँ पे का, ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, प्रोबेबिलिटी निकालो 7 हेड की। ये सवाल में अपन डेफिनेटली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत है पर इतने भी ज्यादा नहीं है कि अपने को बहुत कॉम्प्लिकेशन है कैलकुलेशन में। ज्यादा तो है, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के हिसाब से ज्यादा है, लेकिन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर के हिसाब से मिनिमम है। इन सच केस अपन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, कहाँ गया भाई ये, कहाँ है, हाँ यहाँ है। पहला पॉइंट ये है कि नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज। नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज। नेक्स्ट आएगा अपना नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज। पहली बात तो ये हो गई, जैसे कि 10, 15, 20, बहुत बड़ा नहीं, 10,000, 20,000, 40,000 वैसा नहीं बात कर रहे, बड़ा लेकिन प्रोबेबिलिटी के टाइम के हिसाब से बड़ा, 50, 100, 80, 90 ऐसे भी ठीक है। ये लार्ज है लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स ये कोई छोटे ट्रायल्स नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। या समझ लेना, एक कॉइन लो और करो बस 20 बार ट्राई, पता चलेगा क्या हालत होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। ये भी लिखना नहीं है तुमको, ये सब थियोरेटिकली डिटेल में गिवन है तुम्हारे नोट्स में। हाँ, अगर तुमको चाहिए कि तुमको लिखना है तो तुम लिखो, नो रेस्ट्रिक्शंस, बट सुनो अच्छे से, समझो अच्छे से, ध्यान में रखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करना है। नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज, एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। मतलब क्या कि बताओ मेरे को, अगर समझो मैंने कॉइन टॉस किया, ये मेरा कॉइन है, पहले टॉस करने पर हेड आया, तो क्या जब मैं दूसरी बार टॉस करूंगा तो वो इस पे डिपेंड रहेगा? नहीं। अरे इसका टॉस होना ना होने से इस पे सेकेंड टाइम टॉस करने में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो ट्रायल था, ये ट्रायल और ये ट्रायल, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऐसे ही थर्ड ट्रायल जब आएगा तब ये इन दोनों पे इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है ना। तो एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। अगर इंडिपेंडेंट नहीं रहा तो नहीं यूज कर सकते, सॉरी, तब यूज नहीं कर सकते। ध्यान रखोगे बात को, वो लोग देंगे नहीं तुमको डायरेक्टली लिख के कि ट्रायल आर इंडिपेंडेंट। ये तुमको तुम्हारा दिमाग लगाना है कि कब इंडिपेंडेंट और कब डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है जब कॉइन टॉस कर रहा हूं मैं 100 बार, 50 बार, 1000 बार, डाइस रोल कर रहा हूं मैं, कार्ड में से पत्ते निकाल रहा हूं मैं, सब इंडिपेंडेंट है। 50 पत्ते, 52 में से 50 पत्ते निकालू मैं, पहला पत्ता निकालने के बाद में दूसरा पत्ता जब मैं निकालूंगा तो पहले पत्ते के निकालने पे मेरा दूसरा पत्ता डिपेंड नहीं करेगा, वो आने दो, जो आना है वो हो गया। इसके साथ में कोई संबंध नहीं है। जब कोई ऐसे इवेंट्स आएंगे, जब ऐसे ट्रायल्स आएंगे, तब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा। तीसरा क्या है? तीसरा है इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अपन ने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, P ऑफ A यूनियन B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। मतलब प्रोबेबिलिटी A की और B की दोनों अलग है, उसका एक दूसरे के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब इन दोनों का मिलाएंगे प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो रहा है, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये अपन ने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी में। और एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। जब भी कभी एग्जॉस्टिव रहेंगे इवेंट्स और एक्सक्लूसिव रहेंगे तब भी दोनों होना साथ में, ठीक है ना। ऐसा नहीं चाहिए, मैंने कल भी तुमको बोला था थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटीज के सारे सम इज इक्वल टू 1, एग्जॉस्टिव होते हैं वो, क्योंकि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं इसलिए, ठीक है ना। और ये वो सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है। देखो, समझ रहे हो तुम कि सवाल कैसे बन रहे हैं, आ कैसे रहा है, पूछ कैसे रहे, सब लिंक्ड होता है अपने में। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी ट्रायल, ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा अच्छे से सुनोगे। एवरी ट्रायल
every trial has two outcomes. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज होगा जब ये 3 पॉइंट तो लागू हो ही रहे, तीसरा इंपॉर्टेंट, हर ट्रायल में 2 आउटकम्स रहेंगे. occurrence of one will be known as सक्सेस. इसके लिए एक एग्जाम्पल भी बड़ा मजेदार है, ठीक है ना. एग्जाम्पल भी दूंगा, बहुत मजेदार एग्जाम्पल है. एंड इज डिनोटेड बाय पी, जो अपन ने यहां पे भी थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया. ये देखो, है ना. एंड यहां पे क्या बोला है, एवरी ट्रायल हैज 2 आउटकम्स. हर ट्रायल में 2 आउटकम रहेंगे. अगर वो ट्रायल का ऑकरेंस हो गया, मतलब अपने को जो चाहिए 2 में से 1 अगर होता है तो दैट इज नोन एज सक्सेस, और जो नहीं होगा दैट इज फेलियर. एंड ऑकरेंस ऑफ अनदर is known as and occurrence of other is known as failure denoted by Q. दूसरा अगर सक्सेस के अलावा जो बचा है वो फेलियर ही रहता है, ये तो अपने को मालूम ही है पहले से, डिनोटेड बाय Q. देखो इसका एक एग्जांपल, कॉइन टॉस किया, एक तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, 2 आउटकम. तुम एग्जाम देने गए, क्या पॉसिबल आउटकम्स है, एक तो तुम पास होंगे नहीं तो फेल होंगे. पास होंगे सक्सेस. ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट विल बी नोन एज सक्सेस. अगर एक इवेंट ऑकर हो रहा है, जैसे अगर तुम पास हो गए तो उसको सक्सेस माना जाएगा, और पास मतलब जो पास नहीं हो रहा है, अनदर इवेंट फेलियर माना जाएगा. फेल मतलब, ठीक है. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ये 3-4 पॉइंट है जो बहुत ध्यान में रखने हैं तुमको. Number of trials are too large. Trials are independent. Every trial is mutually exclusive and exhaustive. Every trial has 2 outcomes, success and failure, P and Q. इतनी बात याद रखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करना आसान हो गया है. अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, अब अपन वो देखेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है. हाँ तो भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला वो है जो मैंने यहां पे लिखा के दिया था तुमको. कहाँ है यार सच में, ये रहा. मैं इसको कट कर लेता हूं. मैं इसको यहां लेकर आ जाता हूं. ये हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला. मैं इसको थोड़ा रीराइट करता हूं अच्छे से. P x, R इज इक्वल्स टू P ऑफ R. ये R मतलब वो 7 हो गया जिसका अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी 7 हेड्स की, ठीक है. NCR P टू द पावर R n माइनस R. R इज इक्वल टू 0, 1, 2, अरे यार n. ये बात याद रखोगे तुम. तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, स्पेशल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का निकालने का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू. क्या यूज करना है, इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉम्बिनेशन. ये क्या है तुम्हारा सक्सेस, ये क्या है फेलियर. कॉम्बिनेशन सक्सेस और फेलियर का मिलाओगे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी निकल गया. इतनी मस्त बात है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करना है, इवेंट्स आर टू लार्ज, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होने चाहिए. हर ट्रायल में 2 आउटकम होंगे, सक्सेस और फेलियर. सक्सेस को P से डिनोट करेंगे, फेलियर को Q से डिनोट करेंगे. और जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है इसको डिनोट किया जाता है R से और समटाइम्स स्मॉल x.
और समटाइम्स स्मॉल एक्स, डिपेंड्स। ठीक है, चलो तो ये वो फॉर्मूला हो गया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके द्वारा अपन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अपना जो क्वेश्चन था, अपना क्वेश्चन ये था कि भाई 10 मेरा नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ठीक है, अरे मैंने ये गलत कर दिया क्या, सॉरी, नंबर ऑफ ट्रायल्स में ये तो n होता है ना, ये तो n होता है, सॉरी ये गलत बोल दिया था, n होता है वो, n, r मतलब अपने को जो निकालना है, अभी अपने को क्या निकालना है सक्सेसेस, नंबर ऑफ सक्सेसेस कितने अपने 7, p क्या है 1/2, वही जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये, इसी को सॉल्व कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। और q क्या है मेरा 1/2, चलो p ऑफ 7 इज इक्वल टू n कितना है मेरा 10, r कितना है मेरा 7, p क्या है मेरा, सॉरी p कितना है मेरा 1/2 टू दी पावर r, r कितना है 7, q कितना है 1/2 टू दी पावर n, n माइनस r, 10 माइनस 7, सॉल्व करो 10c7 1/2 टू दी पावर 7, 1/2 टू दी पावर 3, ये बेस सेम है, पावर का एडिशन हो जाएगा, मैं यहां पे लिखता हूं 10c7 1/2 टू दी पावर 10, और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा 10c7 क्या होता है 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 7 फैक्टोरियल, ये हो गया इंटू 1/2 टू द पावर 10। इसको जब तुम सॉल्व करोगे, जब तुम्हारा आंसर आएगा, दैट इज द नंबर ऑफ चांसेस ऑफ गेटिंग 7 है। इतना सिंपल हो गया, फॉर्मूला में पुटअप करो और आंसर निकालो। और एक तुमको मजे की बात बताता हूँ, ऑब्जर्व करो, ये देखो ये 7 और ये 3, इन पावर का अगर टोटल देखोगे तुम, तो कभी भी वो नंबर ऑफ ट्रायल्स एक्सीड नहीं होगा। आने वाले हर क्वेश्चन में ये चीज नोटिस करोगे तुम कि ये जो पावर है, ये भले बेस अलग रहेंगे चलेगा, पर ये जो पावर है, ये पावर को सिंपली अगर नोटिस करेंगे और वो पावर का अगर एडिशन करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रायल्स की जितना आना चाहिए। अगर वो आता है तो तुम सब कैलकुलेशन बराबर कर रहे हो, और अगर वो नहीं आता तो तुमने कुछ गलत कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, ये यहाँ पे फॉर्मूला है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये अच्छे से हाईलाइटेड फॉर्मूला गिवन है तुमको, ठीक है ना। NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R, सब समझ लो। अभी मैं तुमको 10 मिनट दूंगा, सब लिख लेना अच्छे से, ठीक है ना, ये पूरा होने के बाद में। तो भैया मेरे को एक बात बताओ, क्या कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए काम हो रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। कब इवेंट्स आर टू लार्ज, तब। तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सक्सेस फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ सक्सेसेस मेरे पास में 7 थे, सक्सेस मेरे को पूछा गया था 7, नंबर ऑफ ट्रायल कितने थे 10, मैंने सबसे पहले निकाला सक्सेस क्या है मेरा। तो सक्सेस क्या है वो कैसे समझेगा, पूछा क्या गया है सवाल में, हेड पूछा है, तो मेरा ये सक्सेस हो गया। और वो कैसे कैलकुलेट होगा, एक कॉइन इज टॉस, तो जब एक कॉइन टॉस होगा तो हेड आने का सक्सेस कितना है, 1 2 में से। एक और एग्जांपल लेते, एक डाइस रोल किया 20 बार, बताओ चांसेस ऑफ गेटिंग 4, चांसेस ऑफ गेटिंग नंबर 4। 10 बार डाइस को रोल किया, ठीक है, कैसे चांसेस रहेंगे 4 आने के, सिंपल है। आउटकम कितना है टोटल 6, एक ही चांस है ना 4 आने का, 2 चांस है क्या, नहीं एक ही चांस है। 6 में से एक ही है जो 4 ला के देगा, एक ही है जो 1 ला के देगा, एक ही है जो 2 ला के देगा, एक ही है जो 5 ला के देगा, एक ही है जो 6 ला के देगा। तो 4 आने की सक्सेस 1 हो गई, और 4 ना आने की सक्सेस कितनी है, बचे हुए 5। समझ में आ रही है बात। नंबर ऑफ टाइम्स वो हो रहा है वो तो अलग बात है, सक्सेस, सिर्फ सक्सेस वो पर्टिकुलर इवेंट के होने की बात कर रहे हैं अपन। वो कितने दफा हो रही है अपने को उससे कोई लेना देना नहीं, कितने बार अपने को चाहिए उससे कोई लेना देना नहीं, सक्सेस उसका होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो P कैसे निकालोगे,
क्यू कैसे निकालोगे? क्यू तो बड़ा सिंपल है, पी निकल गया तो 1 माइनस करना है पी में से, 1 पी को 1 में से माइनस कर दो तो तुम्हारा क्यू निकल जाएगा। चलो अच्छी बात। हाँ तो आई बात समझ में आया कुछ दिमाग में? क्या है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये है तुम्हारा। सर बस इतना ही? हाँ, आगे मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक चीज है लेकिन इसमें मजेदार, वो है मोड। मोड को मत भूलो यार तुम, मोड को मत भूलो प्लीज। मोड भी आएगा इसमें, बड़ी मजेदार मोड है उसका, बहुत ही सिंपल मोड, एकदम मस्त मोड, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये फॉर्मूला याद रखो, तुम आसानी से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा ना यहाँ पे आ जाते हैं अपन अपने थ्योरी के ऊपर। क्या लिखा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? मैं थ्योरी थोड़ी पढ़ रहा हूं, ठीक है। स्टार्टिंग में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी विच इज ऑब्टेन्ड व्हेन द प्रोबेबिलिटी P of happening an event is same in all the trials and there are only 2 events in each trial. खत्म, यही सब तो वहां पे बोला है, 2 ही आउटकम होने चाहिए। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन चल रहा है बोला है मैंने, सब बात तुम्हारे समझ में आ गई है। अब भी कुछ रह गया होगा तो ये पढ़ो, सब क्लियर हो जाएगा बॉस। एकदम मस्त बात है ये, पता है कि एकदम मतलब अंदर से खुशी हो जानी चाहिए तुमको ये समझ के कि बोली गई चीज और लिखी गई हुई चीज सब तुमको क्लियर है, मतलब ट्रांसपेरेंट है सब, पूरा आर पार, पूरा खत्म बात। एक बार सुना और एक बार पढ़ा, बात खत्म, एग्जांपल्स लेके बैठो, सब सॉल्व हो जाएगा। एक एग्जांपल बोला उन्होंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड, नंबर ऑफ टाइम। यहां पे भी नोटिस करोगे नंबर ऑफ टाइम्स की बात कर रहे हो वो, नंबर ऑफ टाइम्स मस्ट रिमेन द सेम इन ईच टॉस। मतलब क्या? एक बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, 3 बार टॉस किया, ठीक है। तो क्या रहेगा लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? कितने बार भी भले ही तुम टॉस करो कॉइन को, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 2 में से एक ही चांस है। फिर उन्होंने वही बोला आगे, सक्सेस क्या है, नॉन ऑकरेंस को फेलियर बोलेंगे, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो गया सिंगल ट्रायल में का। वी ऑल्सो नो दैट P प्लस Q इज 1 एंड Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। वो तो अपने को कल ही पता है, अपन ने ये सब चीजें कल ही देख चुके हैं, ये सब तो अपने लिए भी चिल्लर है, उसको बोलेंगे कुछ और दिखा। ये सब हम फाउंडेशन में पढ़ लिए, बेस वर्क। अब यहाँ पे बात आती है मैं, ठीक है, जरा यहाँ पे भी अपन रीड आउट करते हैं अच्छे से। ये बोल्ड में जो लिखा गया है, बोल्ड वाली चीज है ना, इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझो। इसका मतलब ये नहीं कि जो बोल्ड में लिखी गई है वो नहीं है, वो भी है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, लेट अस अज्यूम दैट द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम इन ईच ट्रायल। लेट अस क्लेम दैट वी हैव n ट्रायल्स। n trials, then the probability of happening of an event r times and failing n minus r times। इसलिए p के पावर में गया r, q के पावर में गया n माइनस r। ट्रायल r टाइम्स हो रहा है, मतलब सक्सेस n में से r टाइम सक्सेस हो गया, लेकिन फेल कितने बार हुआ भाई? सक्सेस जितना ट्रायल था अगर उसमें से सक्सेस माइनस कर दूं मैं तो उतना फेलियर है मेरा। इसलिए Q के पावर में गया r n माइनस r और P के पावर में गया r। कारण दे रहा हूं मैं तुमको कि P के पावर में r क्यू, Q के पावर में n माइनस r क्यू, क्योंकि r रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टाइम्स हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, सक्सेस की बात कर रहा है वो, और P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सक्सेस। तो जो भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपन सक्सेस के लिए, दैट r विल गो टू द पावर ऑफ P एंड द फेलियर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ट्रायल माइनस सक्सेस n माइनस r। Q represents the probability of failure, henceforth Q के पावर में जा रहा है n माइनस r। ऐसी दुक्कल में नहीं दिया जाए, कुछ तुक्केबाजी नहीं चल रही है यहाँ पे, कारण है हर एक के पीछे, सोचो। ठीक है आगे, बट द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द इवेंट कैन हैपन r टाइम्स एग्जैक्टली इन n ट्रायल्स। नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट कैन हैपन r टाइम्स एग्जैक्टली। कॉम्बिनेशन इसलिए आया, फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहे तुमको वो, ठीक है ना, एक्सप्लेन कर रहे तुमको फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन से सुनो, फोकस रखो, ऐसे झटकिया मत लो,
ऐसी ब्लाइंडली मत बैठो, मेंटली प्रेजेंट रहो, फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली प्रेजेंट रहो, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच द इवेंट कैन हैपन आर टाइम एग्जैक्टली इन एन ट्रायल इज NCR. These NCR ways are exclusive, equally likely, mutually exclusive and exhaustive. क्यों आया कॉम्बिनेशन? अरे भाई नंबर ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं ना, नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ेंगे नंबर ऑफ वेज बढ़ेंगे मेरे वो ट्रायल वो इवेंट को होने के लिए। और जब जब नंबर ऑफ वेज वो इवेंट के होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं तुमको कि भाई 10 कॉइन, एक कॉइन को मैंने 10 दफा टॉस किया 7 हेड लाने के लिए, तो पहला हो गया हेड, बुरा मान गया शायद, बंद कर देना है, नहीं पढ़ना वो भाई, ऐसे थोड़ी चलता है। एक कॉइन था, क्यों भाई साहब क्यों नहीं मन कर रहा? उनका कितना मन कर रहा है, बैठे कब से वीडियो के सामने ऐसे कर रहे। एक कॉइन को 10 दफा टॉस किया 7 हेड लाने के लिए, ठीक है। तो पहली बार जब टॉस किया तब आया हेड हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, कितने हो गए? 3 5 7 8 9 10। दूसरी बार किया टेल टेल टेल, हेड हेड हेड, टेल टेल। तीसरी बार किया, चौथी बार किया, 10 बार किया। फिर अपन सिलेक्ट करेंगे ना, फिर सिलेक्ट करेंगे कि भाई पहले ट्रायल में 7 आ गए, दूसरे में नहीं आए, तीसरे में आ गए, चौथे में आ गए, 5वें 6वें में नहीं आए, 7वें में आ गए, 8वें 9वें और 10वें में नहीं आए। ये सिलेक्शन प्रोसेस हुआ ना। और सिलेक्शन प्रोसेस हुआ मतलब क्या हुआ? सिलेक्शन प्रोसेस हुआ मतलब क्या हुआ? NCR हुआ, कॉम्बिनेशन। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, नेक्स्ट लाइन पे आ गया हूं मैं यहां पे, probability of R success and N-R failure in N trials in any order whatsoever. ऑर्डर कोई भी आएगा, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता ऑर्डर से। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है वहां पे। अरेंजमेंट में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। एकदम पॉलिटिशियन के जैसे बीच में ऊपर से आवाज कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं, सुर ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, गजब का गेम हो रहा है, ठीक है। NCR into p raised to power r into q raised to power n minus r. It can be expressed as in this way. And ये जो फॉर्मूला जो तुमको दिख रहा है is called the binomial probability distribution. Binomial probability distribution. बड़े इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको अच्छे से एनालाइज करना, ये अपना काम है यहाँ पे। समझे बात को? ठीक है, आ जाओ आगे। तो क्या ये फॉर्मूला लर्न करना है? जी हाँ, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही सोपा फॉर्मूला है। देखो मैं तो आंख बंद करके लिख लेता हूँ, ये आंख बंद कर दिया, NCR P raised to power R Q raised to power n minus। और क्या चाहिए जिंदगी में? आंख बंद करके फॉर्मूला लिख रहे अपन। एक बार तुम भी ट्राई करना। चलो अब आ जाओ, ये एग्जाम्पल्स अपन बाद में करेंगे इकट्ठे, ठीक है ना। पहले अपन समझ लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट होने में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे 50% खत्म हो गया, 50% डन। सर क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आंख बंद करके लिख के बताओ फिर से। 50% डन हो गया। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना हैशटैग। हैशटैग भूल जाओ मैं हर जगह देना, तुम देते रहना, ठीक है ना। हैशटैग मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं? मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर आर सक्सेसेस इन एन ट्रायल इज गिवन बाय, प्रोबेबिलिटी तो गिवन दे दी अपने को फाइंड आउट करना है अपने को बताना है मीन क्या है और वेरिएंस क्या है, ठीक है। इसको तो मिटा देते अपने पास में ऊपर ये क्योंकि तो मीन का फॉर्मूला देखो बड़ा ही सिंपल सा है। मीन का फॉर्मूला, मीन इज इक्वल्स टू एनपी। थोड़ा जूम इन कर लो, अच्छा नहीं हो रहा, अब इतने मैक्सिमम में बता रहा है, वो दिख रहा है तुमको मैक्सिमम। हाँ, मीन इज इक्वल्स टू एनपी। एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। एन क्या था अपना? नंबर ऑफ
ट्रायल्स, और P क्या है? सक्सेस। बस इतना सिंपल है क्या सर? हाउ? मतलब मेरे को अगर N और P का मैंने प्रोडक्ट ले लिया तो मीन निकल गया? यस सर। एक बात, हाँ क्या? डिनोटेड बाय, बोलो म्यू, डिनोटेड बाय, बोलो म्यू। म्यू क्या डिनोट करता है? मीन। चलो अच्छी बात, डिनोटेड बाय म्यू। ठीक, ऐसे बादल आ रहा है, मीन सोच रहा है कि उसको किस नाम से बुलाते हैं? म्यू से बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वरायंस। वरायंस इज नथिंग बट NPQ। मतलब सर Q मतलब फेलियर। मतलब मैंने अगर इनका प्रोडक्ट ले लिया, किनका प्रोडक्ट ले लिया? NPQ का, तो मेरे को वैरिएंस मिल जाएगा। जी हाँ, नोट नंबर 1 याद रखोगे। ये फॉर्मूला में कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, पर पहला नोट याद रखोगे, सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन म्यू ऑलवेज। क्या? ऑलवेज, ऑलवेज, हमेशा। इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है ना? इस तरफ के एरो में लिखोगे तुम, तुम्हारे भी नोट्स में जब भी प्रिंट आउट निकालोगे तो पहली नोट क्या है कि सिग्मा स्क्वायर मतलब वरायंस इज ऑलवेज लेस देन म्यू। हमेशा जब भी तुम वरायंस निकालोगे तुम्हारा म्यू से वो छोटा ही रहेगा। कुछ भी कर लो तुम, तुम्हारा बड़ा आ गया मतलब तुम्हारा गलत हो गया। वरायंस बड़ा आ गया म्यू से मतलब गलत हो गया। वरायंस इज ऑलवेज लेस देन म्यू। दूसरा बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? वरायंस इज हाई। I'll rather write it over here. If P is equal to Q, then variance is high. Variance is high. कब? जब P equal to Q हो गया तब variance high रहेगा। मतलब क्या? जैसे अपना एग्जाम्पल था, एक कॉइन को 10 बार टॉस किया, उसमें P क्या था? 1/2, Q क्या था? 1/2। हो गए दोनों एक दूसरे को इक्वल, 0.5। ये यहां पे फॉर्मूला में पुटअप करो, n/4 आ गया, 1/2 इंटू 1/2, ठीक है ना? ये 0.5 के लिए हटा दो फिलहाल के लिए तो। आ गया। मतलब जब जब वरायंस n/4 रहेगा तब तब वरायंस की वैल्यू हाई रहेगी। मतलब क्या? n/4, n/4। इन सच केस वरायंस विल बी हाई। दो इंपॉर्टेंट नोट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है ये। P और Q अगर इक्वल हो गए एक दूसरे को, वरायंस हाई रहेगा। और कैसा रहेगा वो? n/4। और हमेशा याद रखिए कि वरायंस इज लेस देन म्यू। वरायंस हाई ज्यादा से ज्यादा n/4 और इट इज ऑलवेज लेस देन, लेकिन म्यू ऑलवेज लेस देन म्यू। कभी नहीं भूलोगे ये बात, भले ही कितना हाई क्यों ना हो, म्यू से हमेशा छोटा ही रहेगा। म्यू से हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये पहली नोट हो गई यहाँ पे, ये दूसरी नोट हो गई, या ये पहली नोट ये दूसरी नोट, डिनोटेड बाय म्यू। ये डिनोटेड बाय क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। बोला था ना सिग्मा स्क्वायर होता है। वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में बहुत फर्क है, लेकिन वहां पे तुमने फॉर्मूला पढ़ा वो थोड़ा अलग था फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला बहुत अलग है। बोला ना फॉर्मूला अलग रह सकता है, मतलब तो एक ही है, वरायंस निकालना है, मीन निकालना है, ठीक है ना? फर्क कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते। कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएबल्स शुड बी डिस्क्रीट। मतलब क्या? 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा। नेवर ऐसे वेरिएबल्स के लिए नहीं चलेगा। ए डिकोटोमी एग्जिस्ट। ये डिकोटोमी एग्जिस्ट मतलब क्या हो गया? हैपनिंग ऑफ इवेंट मस्ट हैव 2 अल्टरनेटिव्स, आइदर सक्सेस और फेलियर। डिकोटोमी यानी 2 वेज, एक तो सक्सेस नहीं तो फेलियर होना ही चाहिए। डिकोटोमी एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो तुम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई नहीं कर सकते। सी, हर एक पॉइंट जो मैंने वहां पे ब्रीफली एक्सप्लेन किया है उसको प्रॉपर हेडिंग के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है? ये देखो, नंबर ऑफ ट्रायल्स मस्ट बी फाइनाइट एंड स्मॉल। एंड स्मॉल यानी कैसा?
बताएं 100 200 ऐसे टाइप के, ठीक है, या 100 से कम, ऐसे 1000 10,000 5,000 वैसे नहीं। 100 भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, 100 से अंदर 20 30 40 जब रहेंगे पर फाइनाइट तब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन काम में आएगा। ये सब पूरा ही आगे तुम्हारा तुम पढ़ लो, ये चीज पूरी मैंने तुमको बताई हुई है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये सब तुमको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा ही तुम्हारे पास में, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो, एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है? फ्रीक्वेंसीज ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक कॉइन 10 बार टॉस हुआ और ये जो 10 बार हुआ ऐसे मैंने कुल किए 5 बार। पहले 10 बार तो टॉस किया ही किया, लेकिन वो इवेंट को, ऐसे इवेंट को मैंने कुल मिला के और 5 बार रिपीट किया, तो ये जो इवेंट है 10-10 बार होने का, ये होगी उसकी फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय n। ये TIMES, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। सवाल सब एक जैसे ही रहेगा, कैलकुलेट पूरा एक जैसे ही करना है, बस ये जो टाइम्स हुआ है उसको यहाँ पे टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला भी सब एक जैसा है, कोई इतना नया चीज नहीं है जो मेरे को तुमको बताने की जरूरत है इसमें। ओफो, ठीक है ना। एक कॉइन 10 बार टॉस हुआ और ये जो कंप्लीट इवेंट है ये हुआ 5 टाइम्स, तो ये तो मेरा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू चलेगा, और ये जो 5 आया ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। तो जो मेरा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा उसको मैं 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। ये तुम पढ़ सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे फॉर्मूले, ये 2 नोड बताना, ये फॉर्मूला बताना, NCRQ P to the power RQ Q to the power N minus RQ कब यूज करना। अब बाकी तो सब आगे प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। मोड पे आ जाओ। अब मैं मोड के लिए यहां पे कैलकुलेट मैं बता देता हूं मोड कैसे कैलकुलेट होता है, वहां पे तुम पढ़ सकते हो, मैंने पूरी थ्योरेटिकली में लिख के रखा है उसको, ठीक है। पर अपन ब्रीफली समझ लेते हैं यहाँ पे, ये थियोरिटिकल बेस है, ये तुम्हारे लिए है पूरा, मैं यहाँ पे ब्रीफली तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं हाउ टू कैलकुलेट मोड। यहाँ पे है ना, थोड़ा लाइट हो गया। मोड कैलकुलेट करना है तो तुमको n+1 इंटू पी कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना है तुमको अगर मोड निकालना है तो n+1 इंटू पी। मोड क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स, फ्रीक्वेंसी, है ना। एक इवेंट अगर 100 बार हो रहा है तो मोड हो गया उसका 100, ठीक है। ये चीज अपन ने पढ़ी है, पर यहां पे थोड़ा अलग है मोड निकालने का तरीका। तुम n+1 इंटू पी करोगे, अगर n+1 इंटू पी इंटीजर आ गया, यानी क्या 5 6 11 10 12 ऐसा, नॉट डेसिमल, तब तुम्हारा जो मोड रहेगा वो रहेगा बाय मॉडल। क्या रहेगा? बाय मॉडल। अगर तुम्हारा ये n+1 इंटू पी इंटीजर आता है तो वो तुम्हारा मोड रहेगा बाय मॉडल। बाय मॉडल मतलब क्या? 2 मोड रहेंगे उसको। एक मोड तो तुम्हारा रहेगा n+1 इंटू पी और दूसरा रहेगा तुम्हारा n+1 इंटू पी -1। मतलब क्या सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल के थ्रू हर एक चीज अपने को समझ में आती है। समझो तुम्हारा n है 10, p है 1/2, n है 10, p है 1/2, या n है मेरा 11, थोड़ा 11 लेते हैं, इंटीजर के लिए बता रहा हूं ना मैं। तो फॉर्मूला क्या है मोड निकालने के लिए? n+1 इंटू पी। मेरा n क्या है? 11 + 1 इंटू 1/2, 12/2, 6। जैसे ही मेरा 6 आ गया n+1 बाय मॉडल,
बायमोडल यानी क्या, मेरे दो मोड रहेंगे, एक तो n+1 इंटू पी, मेरा n+1 इंटू पी कितना आया 6, मतलब मेरा एक आ गया 6, और दूसरा क्या आएगा मेरा, ये जो n+1 इंटू पी आया उसमें से एक कम, मतलब 6 - 1 मतलब 5, मतलब मेरे दो मोड कौन से 6,5। अब समझे सर ऐसा क्यों है, वो तरीका वैसा, बताओ क्यों, क्योंकि जब तुम टॉस करते हो या जब तुम प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना, जब भी तुम्हारा मोड इंटीजर में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है मतलब कि वो प्रोबेबिलिटी वो इवेंट्स की अगर रिपीट हो रही है तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर वो 6 बार रिपीट हो रही है तो 5 बार तो रिपीट होगी होगी, मतलब मोड जब तुम निकाल रहे हो और अगर वो इंटीजर के फॉर्म में आता है, तो तुम्हारे पास में दो मोड आएंगे, एक तो n+1 इंटू पी और एक दूसरा उससे एक छोटा n+1 इंटू पी -1। तो भाई जब भी तुम्हारा मोड सबसे पहले टास्क क्या करना है मोड निकालने के वक्त, ये निकालोगे n किधर है वो ढूंढो, p कितना है वो ढूंढो, n+1 इंटू पी निकालो। अगर इंटीजर आ गया, नॉट डेसिमल, इंटीजर अगर आ गया तो क्या करोगे, ये पहला मोड हो गया तुम्हारा, दूसरा मोड क्या रहेगा, इसमें से एक कम, बायमोडल। सर अगर n+1 इंटू पी फ्रैक्शन आ गया, मतलब क्या, नॉट इंटीजर, मतलब क्या, डेसिमल नंबर, इन सच केस यूनिमोडल रहेगा। यूनिमोडल यानी क्या, एक ही मोड जिसको, सर एग्जांपल, हाँ, n = 10, p = 1/2, मोड निकालो n+1 इंटू पी, सबसे पहला मेरा टास्क 10+1 इंटू 1/2 11/2, 5 पॉइंट कितना होता है, 5 2 10, 5.5। जब भी तुम्हारा फ्रैक्शन आएगा तब तुमको क्या कंसीडर करना है, तुम्हारा पहली बात तो मोड आएगा यूनिमोडल, एंड कंसीडर इंटीजर पार्ट ओनली। मतलब क्या, ये 5, ये डेसिमल नहीं आएगा, मतलब 5 इज माई मोड। कंफ्यूजन का बात ही नहीं, मोड निकाला है, n+1 इंटू पी निकालो, इंटीजर आया तो जो आएगा वैल्यू वो और उससे एक कम, ये तुम्हारे मोड रहेंगे। अगर फ्रैक्शन में आ गया डेसिमल में 5.5, तो जो इंटीजर पार्ट रहेगा दैट विल बी योर मोड। यहाँ पे 5 आ गया। एक और एग्जांपल अगर लेना है तो समझो n = 9, p = 1/3, तो ये क्या होगा, n+1 इंटू पी, 9+1 इंटू 1/3, ये क्या होगा 10/3, 3.333 डेसिमल नंबर, मतलब मोड मेरा यूनिमोडल रहेगा और इंटीजर पार्ट वाला मेरा मोड रहेगा। दैट्स इट। एक और एग्जांपल सर, n = 1, p = 1/2, p = मेरा 1/2। ये बहुत ही अलग टाइप का एग्जांपल हो गया, एक्चुअली 1 के लिए कभी नहीं होगा, ये 10 होगा, या लेट्स टेक 15 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये आएगा मेरा n+1 इंटू पी विच इज इक्वल टू 15+1 इंटू 1/4 विच इज इक्वल टू 16/4 विच इज इक्वल टू 4। तो एक बात तो पक्की हो गई, इंटीजर आ गया मतलब दो मोड आएंगे, एक तो 4 और एक 4 से एक नंबर छोटा दैट इज 3। ये मेरे दो मोड हो गए। समझ में आई बात? तो तुम्हारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सब समझ के खत्म हो गया। पहली बात तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये याद रखना है, NCR P⁻R Q⁻n−R। दूसरा मीन का फॉर्मूला, तीसरा वैरिएंस का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविएशन बताने की जरूरत नहीं है, मोड, ठीक है। अब वो मोड में तो तुम्हारे वो दो अलग अलग टाइप आएंगे, वो तो तुमको ऑन टाइम डिसाइड करना है फिर। ओके, इतनी चीजें हैं जो तुमको
बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में आएगी। पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके अलावा और कुछ बिल्कुल भी नहीं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा यहाँ पे खत्म होता है 100%। अब बचा क्या है? सिर्फ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना। क्या बचा है? एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना। चलो एक बार थियोरी पे नजर घुमा लेते हैं अपन मोड के। मोड इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएट विच मैक्सिमाइजेस द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये तो अपने को सब मालूम ही है। व्हेन n plus 1 into p is an integer, then in such case the distribution is bimodal। एक तो k itself और एक k minus 1, एक तो k itself और एक k minus 1। 4 रहा तो 4 और 4 minus 1, 6 रहा तो 6 और 6 minus 1, 10 रहा तो 10 और 10 minus 1, जो भी है। और अगर नॉट इंटीजर, इन सच केस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिमोडल और इसको यूनिक मोड रहेगा k, दैट इज द इंटीजर पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ n plus 1 into p। यानी क्या? 5.5 रहा तो 5, 3.33 रहा तो 3, 11.2 रहा तो 11, 12.68 रहा तो 12, 7.59 रहा तो 7, 9.89 रहा तो 9, 9.99 रहा तो भी 9। ठीक है, ऐसे केसेस में तुम्हारा आएगा। यहां पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है मोड निकालने के लिए। फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ टाइम्स दैट एन एस विल अपीयर इफ इट डाइज इज रोल्ड। एस मतलब क्या होता है? 1। वो कार्ड के हिसाब से बोला उन्होंने, लेकिन एस यानी 1 विल अपीयर। तो पहली बात तो मेरे को बताओ, सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं? 1/6। फेलियर के चांसेस कितने हैं? 5/6। एन कितना है? पहला 50 टाइम। ठीक है, पूछा क्या गया है? मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब तुमको पूछा गया है मोड। तो मैं क्या करूंगा? n plus 1 into p निकालूंगा। 50 plus 1 into 1/6 हो गया मेरा 51/6। कितना आता है 51/6? 8.5। इसके लिए आंसर हो गया मेरा 8। 53 रहा तो 53 plus 1 54, 9 आंसर, 9 और 8। इसके लिए आंसर आएगा मेरा 9,8। कैसे? 53 plus 1 into 1/6, 54/6, ये आ गया मेरा 9, और दूसरा आएगा मेरा 9 minus 1 विच इज इक्वल टू 8। ये आ गया मोड। इतना सिंपल है सर। एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? हाउ आते हैं ना, इतना सिंपल। हाउ, भरोसा रखो खुद पे। मोड कॉन्सेप्ट को मत भूलो, सब अपने आप आएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, इसे पढ़ लेना, और यदि कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना। ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस जो रहते हैं उसके बेस्ड मैंने बना के दिया है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के दे दिए, वो जरा ध्यान दे देना उसमें, और वो आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट है, पास्कल्स ट्रायंगल। तुमको पास्कल्स ट्रायंगल नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। 1 1 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं था और यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे 0 और 0 कंसिडर किया जाता है। 1 को 0 से ऐड किया 1 आया, 1 को 0 से ऐड किया 1 आ गया। अब क्या करेंगे? ये 1 को इधर से ऐड करेंगे तो यहाँ पे वापस 1 आएगा। ये 1 को फिर से इधर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन जब मैं इन दोनों 1 को ऐड करूंगा तो मेरे को 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2। फिर से अगेन ये 1 को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो यहाँ पे 1 मिलेगा। ये 1 को मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो मेरे को 1 मिलेगा। अब ये 1 को 2 से ऐड करूंगा तो मेरे को 3 मिलेगा, और ये 2 को 1 से ऐड करूंगा तो मेरे को 3 मिलेगा। अब नोटिस करना जरा एक बात कि a² प्लस 2ab प्लस b², ये 1 2 और 1 है। मतलब a प्लस b होल स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट्स है 1 2 1, a प्लस b टू द पावर 1 इज इक्वल टू a प्लस b, 1 और 1।
और a प्लस बी टू द पावर 0, इसको बोला जाता है जीरोथ रो, इसको बोला जाता है फर्स्ट रो, या इसको सिर्फ रो बोला जाता है, ठीक है ना, इसको सिर्फ रो बोला जाता है, इसको बोला जाता है फर्स्ट, इसको बोला जाता है सेकेंड, इसको बोला जाएगा थर्ड। और क्या ये यहां पे खत्म होता है क्या? नहीं, ये 1 को यहां पे ऐड करो तो तुमको 1 मिलेगा, ये 1 को 3 के साथ में 4, ये 3 को 6, ये 4 और ये 1, ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी टू द पावर 4। बीच में एडिशन का साइन डाल दो, 1 4 6 4 1, a टू द पावर 4 प्लस ये b टू द पावर 4 a स्क्वायर, अरे वो गलत हो गया कुछ, तो वो a स्क्वायर बी स्क्वायर वो वैसा वाला पूरा आएगा इधर, ठीक है ना, वो गलत लिख दिया मैंने थोड़ा, पर खैर मेरे को इतना डिटेल में नहीं जाना है। ये आएगा a टू द पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b टू द पावर 4, ऐसा कुछ तो है वो फॉर्मूला। कितना आसान हो गया। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर गिवन बाय पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक बात। तो ये बाइनोमियल, ये पास्कल ट्रायंगल था और वो उसके कोएफिशिएंट्स। चलो खैर ठीक है, आ जाओ अपने मेन टास्क पे। एग्जाम्पल्स। सर हमको क्या लिखना है? देखो, एक तो तुम को जो लिखना है वो ये है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग दोगे, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर तुमको लिखना है तुम्हारे नोट्स के लिए तो ये लिख लो, फिर डायरेक्टली ये लिखो, ये पॉइंट लिखो, ठीक है, ये इतना, ठीक है, और फिर ये इतना। आगे हेडिंग दोगे ये, और सिर्फ ये इतना पूरा लिखोगे और ये इतना पूरा लिखोगे। मतलब ये जो एरो और वो जो बबल में है क्लाउड में, ये दोनों लिखना है, ये दोनों और ये पूरा पार्ट इतना, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है, ये नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट फिर ये नहीं लिखना है, ये रजिस्टर में नहीं लिखना है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए। ये लिखना है फिर इतना सा, और ये लाइन उसके नीचे हेडिंग देना है, और ये लिख लेना है। पॉज कर करके लिख लोगे तुम तो भी चलेगा तुरंत तुरंत, ठीक है। फिर आगे मोड, और मोड में फिर तुमको ये नहीं लिखना है, मोड में तुमको ये लिखना है, ठीक है। तो पॉज कर लेना वीडियो को और ये इतना लिख लोगे। मोड में क्या लिखोगे? इतना, और ये उसके बाजू में एग्जाम्पल्स 2-3। तो मैं पूरा जूम आउट करके रख लेता हूँ, 2 एग्जाम्पल्स, एक इंटीजर के लिए और एक फ्रैक्शन के लिए, ठीक है। मैं एक बार इसको मिटा दूं, फिर तुम अच्छे से लिख सकते हो। ठीक बात। तो मोड में ऐसा ना लिखो, ये मत लिखो, ये लिख दो इतना पार्ट। अच्छी बात, समझ में आ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल लिख लोगे, इसको डिटेल में सॉल्व करोगे, मैंने बहुत शॉर्ट में सॉल्व किया है, तुम अच्छे से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर देखें, मोड के नीचे कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखना है, सिर्फ पढ़ने के लिए है। अब आ जाओ एग्जाम्पल्स पे मेरे साथ साथ में। ये पूरा खाली है यहाँ का, चलो बहुत बढ़िया। अगेन तुम्हारे पास में ये होना चाहिए पीडीएफ, वो तो मैं तुमको दे ही दूंगा, नहीं मिला होगा तो बता देना। वैसे तो मिले क्या होगा, कोई टेंशन नहीं। जिसको नहीं भी मिला रहेगा तो वो मांग लेंगे, तो वैसे तो अपने पास रहेगा सबके पास अवेलेबल, तो उसका टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है अपना एग्जाम्पल नंबर 1? मस्त मजे में है वो। हो पहला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। In binomial distribution, the mean and standard deviation are 12 and 2 respectively. Find n and p. Binomial distribution में mean तुमको given है 12, standard deviation तुमको given है 2, तुमको find करना है n,
और फाइंड करना है पी। तो म्यू गिवन है 12, तो सिग्मा स्क्वायर गिवन है तुमको 4, सिग्मा गिवन है तुमको 2। म्यू का फॉर्मूला इज n इंटू पी। सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला इज, या सिग्मा का फॉर्मूला मैं बोलता हूं रादर, अंडर रूट n इंटू पी इंटू क्यू। या मैं सिग्मा स्क्वायर का ले लेता हूं, चलो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं। किन दोनों को? NPQ डिवाइडेड बाय NP। डिवाइड किया मैंने, तो वो क्या आ गया 4/12 विच इज इक्वल टू 1/3। मतलब मेरे को Q मिल गया 1/3। मेरे को जैसे Q 1/3 मिल गया, मेरे को Q 1/3 मिल गया, मैंने यहाँ पे पुटअप किया सिग्मा स्क्वायर में, therefore सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू n इंटू पी इंटू 1/3। अरे यार सॉरी, फर्क क्या पड़ेगा, तो मीन पता चल जाएगा ना मेरे को। क्या करेंगे, हाँ एक काम कर सकते, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 है, दिस इंप्लाइज P इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 विच इज इक्वल्स टू 2/3। तो Q आ गया, मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। 12 इज इक्वल्स टू n इंटू 2/3 विच इज इक्वल टू n इक्वल टू 36/2 विच इज इक्वल टू 18। मतलब n 18 हो गया और P 2/3 हो गया, n 18 हो गया और P 2/3 हो गया। खैर बहुत बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलो नेक्स्ट करते हैं। अपने को कितने क्वेश्चंस करने हैं इसके टोटल? बहुत सारे हैं, 32 है। खैर अभी अपन वीडियो में 1-2 कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो अपन पूरा डेडिकेट करेंगे इसको एग्जाम्पल्स के लिए। थोड़ी अपन ने जो पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस तो कर ले अपन ये वीडियो में, अगले वीडियो में पूरा डेडिकेटेड टू एग्जाम्पल वाला वीडियो रहेगा ये, ठीक है। चलो अच्छी बात, क्या बात है। यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग द डाइस एट मोस्ट 2 6s इन 5 रोल। एट मोस्ट 2 6s का मतलब क्या हो गया, 6 तो मिनिमम आने ही चाहिए। कितने रोल में? 5 रोल में। ठीक है चलो सेकेंड, मेरे साथ साथ में रहो तुम लोग, ठीक है ना। n इक्वल टू क्या बोला है यहाँ पे 5। चलो मेरे को सक्सेस बताओ रोलिंग अ डाइस। प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 6 ऑन ए डाइस क्या रहेगा 1/6। तो Q क्या रहेगा 1 माइनस मतलब 5/6। एटमोस्ट 6 बोला है मेरे को, एटमोस्ट 6 मतलब क्या हो गया इस बात का 2 6s, एटमोस्ट 2 6s, ये वाली बात बोली उन्होंने, है ना। सवाल में क्या बोला है, एटमोस्ट 2 6s। मतलब मेरे जो ये जो 6 है, ये जो मेरा x रहेगा या r जो रहेगा मेरा, इट विल बी लेस देन और इक्वल टू 2। 2 6 चाहिए ना, कितने रोल में 5 रोल में। मतलब मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, P ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 6s के लिए, ठीक है ना। चलो अच्छी बात, आगे क्या करना है, ठीक है तो हो गया। एक तो 0, एक तो 1, एक तो 2, 3 अलग अलग आएंगे। P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2, एटमोस्ट 2 6s है ना। प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 6s आने की 2 ही तरीके हैं, दो से ज्यादा तो नहीं हो सकते। एक तो इसमें आएगा ना तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा तो इसमें नहीं आएगा, और दोनों में आएगा। एक में भी नहीं आएगा, एक तो एक में आएगा, एक तो दोनों में आएगा। चलो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला किया, ठीक है ना, और उन तीनों को ऐड कर दिया मैंने। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला है NCR वो यहां पे लगाएंगे अपन, ठीक है। मैं इन जनरल फॉर्मूला तो लिखता नहीं हूं अभी। n कितना है मेरा 5, r कितना है 0, p कितना है 1/6 टू द पावर r 0। इसके लिए
ठीक है ना, इनटू क्यू कितना है 5/6, n माइनस आर, n कितना है 5 माइनस 0 प्लस P1 के लिए 5C1 1/6 to the power 1 5/6 to the power 5 minus 1 4 प्लस 5C2 1/6 to the power 2, R कितना है 2, एटमोस्ट 2 6s, 2 6 रहेंगे, या तो एक 6 रहेगा या तो एक भी 6 नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या है 5/6 to the power 5 minus 2 मतलब 3 हो गया। एक बात नोटिस कर रहे हो क्या, ये 3 और 2 देखो 5 दे रहा है, 1 और 4 देखो 5 दे रहा है, 0 और 5 देखो 5 दे रहा है, मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, ये तो 1 हो गया, 5/6 to the power 5 प्लस 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, वन अपॉन 6 5/6 to the power 4 प्लस 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1/6 to the power 2 5/6 to the power 3। इसको मैं अगर पूरे को सॉल्व करूं 5/6 मेरे को कॉमन निकल जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन कितना कॉमन निकलेगा 5, मैक्सिमम से मैक्सिमम में कॉमन निकाल सकता हूं 3 और 6 भी, ठीक है। न्यूमरेटर में से मैं 5 कॉमन ले सकता हूं ना, यहां पे 5 फैक्टोरियल भी तो है, रुको देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, 5 to the power 5 6 to the power 5 प्लस 5 into 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1/6 5 to the power 4 6 to the power 4, ये 5 फैक्टोरियल 4 into 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 into 3 फैक्टोरियल, ये कैंसल और ये 2 आ गया, ये 1/6 to the power 2 5 to the power 3 6 to the power 3। तो मैं ऑन एन एवरेज यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, डिनोमिनेटर में देखो 6 to the power 5 कॉमन निकल गया, ठीक है। न्यूमरेटर में देखो 5 4 5 to the power 4 कॉमन निकाला, यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ये 3 ठीक है। ये तो 5 into 4 था तो ये 2 हो गया, अच्छी बात समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने 5 to the power 4 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचा 5 पहले इसमें से, प्लस दूसरे इसमें बचा 5 ये वाला 5 प्लस इसमें क्या बचा 2, ये तो 5 to the power 4 तो पूरा ही कॉमन निकल गया, 5 to the power 4 6 to the power 5 12, ये हो गया 5 to the power 4 into 2 upon 6 to the power 4। इसको तुम सॉल्व कर लो, 625 अपॉन 4 648 तुम्हारा आंसर रहेगा। ये सब कैलकुलेशन है, मेन मुद्दा यहां पर है कि ये कैसे आया। सवाल में बोला गया था एटमोस्ट 2 सक्सेस, मतलब सक्सेस क्या है 2 या 2 से कम, तो 2 से कम मतलब क्या, एक तो एक भी नहीं होगा, एक होगा या तो 2 होगा, मतलब आर क्या क्या हो गए मेरे 0 1 2। यहां पे आर तुमको डायरेक्टली गिवन था इसलिए समझने में दिक्कत नहीं गई, 7 हेड यहां पे गिवन नहीं है, यहां पे इनडायरेक्टली गिवन है। कैसे इनडायरेक्टली गिवन है, ये कहते हुए कि एटमोस्ट 2 सक्सेस, मतलब एटमोस्ट 2 सक्सेस यानी क्या, एक तो एक भी 6 नहीं आएगा, एक 6 आएगा ना तो 2 6 आएंगे, ऐसा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपने आज के सेशन का। अगला सेशन कंप्लीटली डेडिकेटेड टू एग्जाम्पल्स, इसके आगे के सारे पार्ट, फिर इसमें कौन से होमवर्क देने हैं कौन से नहीं देने हैं वो सब अपन देख लेंगे आगे। चलो, इफ 10 coins आर टॉस्ड 100 टाइम्स, ये देखो 100 टाइम्स आ गया, समझ में आ गई बात। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइम्स वुड यू एक्सपेक्ट 7 coins टू फॉल हेड अपवर्ड? अरे ये तो सिंपल है, अपन ने एक कॉइन 10 बार लिया था, इन्होंने 10 कॉइन 100 बार ले लिया, 10 गुना मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पे क्या पता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला बात आ गया। सी देखो, क्वेश्चन को मैं इतना आसानी से परख लिया, 10 कॉइन को 100 बार टॉस किया, मतलब एक कॉइन तो 10 बार टॉस हुआ और वो पहले एक कॉइन को 100 दफा टॉस कर लिया और ये प्रोसेस चली 10 बार। समझ रहे क्या क्वेश्चन को, क्या बोला उन्होंने? 1 coin टॉस्ड 100 टाइम्स, ये हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स मेरा, और ये पूरा किस्सा हुआ 10 टाइम्स। इसका मतलब कि ये जो 1 coin था उसको उन्होंने डायरेक्टली 10 coins लिख दिया। 10 फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, 10 क्या है? फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है। कलर चेंज कर लेते हैं यार, थोड़ा नीले से भी सॉल्व करते हैं। हाँ, तो मेरा यहाँ पे P क्या रहेगा बताओगे जरा? 1/2। Q क्या रहेगा? 1/2, 1 माइनस P। M क्या है मेरा? स्मॉल n, मेरा स्मॉल, अच्छा अपन स्मॉल n 10 ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अपन वैसे ही करते हैं, अपन थोड़ा उल्टा बोल रहे थे पर अपन ऐसा कर लेते हैं, स्मॉल n लेते हैं 10 और कैपिटल N लेते हैं 100। मतलब ये हो गया अपना सवाल पूरा। अब अपने सवाल का जो जवाब आएगा उसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आएगा। सर ऐसा क्यों सर, फ्रीक्वेंसी वाला क्यों दिया? प्रैक्टिस के लिए यार, ऐसा रो मत तुम, ठीक है ना। समझो 10 कॉइन थे, 100 टाइम्स टॉस हुआ, तो मैंने क्या किया, उसको एक कॉइन 10 बार टॉस किया और ये कितने बार रिपीट किया? 100 टाइम्स। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये मेरे ट्रायल्स हो गए और ये मेरा कॉइन टॉस, ठीक है। चलो तब यहां पे P ऑफ क्या है मेरा? R कितना है बताओ? 7। मेरा R कितना है? 7 है डायरेक्टली, 7 अपवर्ड हेड, ठीक है। P ऑफ 7 क्या रहेगा? NCR। तो मैं अब डायरेक्टली N के जगह क्या लिखूंगा? N के जगह 10, R के जगह 7, 1/2 टू द पावर 7, 1/2 टू द पावर 3। तो ये होगा 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1/2 टू द पावर 10। इसका आंसर तुम्हारा आएगा इसको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा नहीं अपने को, चलो कर लेते। ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1/2 रोज टू पावर 10। तो यह आ जाएगा मेरा 10 इंटू 8, ये 3 मतलब 6 हो जाएगा और ये भी कैंसिल, ठीक है। चलो मैं ऐसे कर देता हूँ, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6, 120 इंटू 2 टू द पावर 10। 2 to the power 10 is nothing but 1024 I guess, या 2048, 1024। तो 120 डिवाइडेड बाय 1024, 120 डिवाइडेड बाय, तो ये मेरा आ गया 0.1171875 या 0.11 71। तो ये आ गया मेरा P ऑफ 7। लेकिन किस्सा ये नहीं हुआ, किस्सा ये हुआ कि इसको मैंने और 100 बार टॉस किया, तो मैं क्या करूंगा? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? P ऑफ 7 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 0.1171 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 11.71। ये मेरा आंसर है। सर ये समझेगा कैसे? सवाल में समझा नहीं क्या? अभी तो बताया ना ये पूरा।
अब और कैसे बताओ यार, ठीक है, आसान हो जाता है यहाँ पे करना। ओके, तो ये था वो सवाल। इसके अब आगे के क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, प्योरली डेडिकेटेड टू एग्जांपल्स वाला सेशन। आगे तो मीन, वेरिएंस, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एकदम प्योरली एग्जांपल, मतलब मजेदार क्वेश्चंस है, काफी मजा आएगा। तो नेक्स्ट इसमें वी विल कंटिन्यू द फर्दर पार्ट। अपने कौन से एग्जांपल्स हो गए अपन उसको टिक कर लेते हैं। द एग्जांपल्स विच आर डन वी विल टिक विथ दिस ग्लिटर पेन। एग्जांपल 1 2, अच्छा 2 ही हुए, 3 नहीं हुआ, नहीं हो गए, 3 हो गए, 3 एग्जांपल्स हो गए। अब बच्चे आगे के 32 एग्जांपल्स अपने को करते हैं, ठीक है, चलो, ओके देन दैट्स इट फ्रॉम मी टुडे।